जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के बहुत खास कार्यक्रम में, क्योंकि आज हम आदित्य जी के साथ कोई जियोपॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करने वाले। आदित्य जी की छठी किताब आई है द इंटरस्टेलर वॉर, जो कि महाभारत पे है, और इसी वो क्रम में पहले भी 5 किताबें लिख चुके हैं। और आज हम बात करेंगे उनकी नई किताब द इंटरस्टेलर वॉर के बारे में, जिसमें महाभारत का जो युद्ध 18 दिन चला उसको लेकर उन्होंने काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें साबित की हैं। किस तरह से युद्ध लड़ा गया, इस युद्ध में किस तरह से और ग्रह के लोग भी शामिल थे, और जो उस वक्त शस्त्र थे वो कितने मॉडर्न और कितने जबरदस्त थे। इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन होने वाला है। आदित्य जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत आपका मैं कहूंगी कि आपने छठी किताब लिखी है महाभारत के इस पूरे क्रम में, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगी, और आपको ऑल द बेस्ट भी बोलना चाहूंगी कि आपकी सभी किताबों की तरह ये किताब भी बहुत सक्सेसफुल रहे। और सबसे पहले मैं यही कि द इंटरस्टेलर वॉर लिखने की आपने छठी आपकी है महाभारत को लेकर, क्या और कैसे प्रेरणा मिली कि महाभारत पे आप इतना ज्यादा लिख रहे हैं, चीजों को आप अलग एक ढंग से प्रूव कर रहे हैं, काफी आपकी का विरोध भी होता है इन सारी चीजों को लेकर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और ये मेरी 16वीं पुस्तक है टोटल, और महाभारत सीरीज में छठी बुक है। सो थैंक यू। पहली बात तो ये इंटरव्यू में आपके चैनल पे पहली बार कर रहा हूँ फॉर दिस बुक। सो थैंक यू फॉर अलाउइंग मी। और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, और पीपल हु आर वाचिंग यू एवरीवेयर। देखिए क्या है कि महाभारत जो है वो ऐसा ग्रंथ है। पहली बात तो जब हम राजनीति वर्सेस जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो राजनीति हमको समझ में आती है महाभारत से, और जियोपॉलिटिक्स समझ में आती है नालायकों से। दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं। और अगर व्यासे के शब्द हैं, अगर किसी इतिहास की शुरुआत महाभारत से न हो तो वो सारा इतिहास ही मिथ्य है। तो ये व्यासदेव के शब्द हैं। और महाभारत जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, मैं उसका, देखिए महाभारत कोई पूरी तरीके से समझ नहीं सकता, लेकिन मुझे इतनी पुस्तकें लिखी हैं तो मैंने पूरे महाभारत का अध्ययन काफी बार किया है। और मैं उसको जितनी ही बार पढ़ता हूँ उतना बार मुझे कुछ नया डिटेल्स मिलता है। तो इस बार मैंने सिर्फ 18 दिन के युद्ध पे फोकस किया, क्योंकि इसके पहले मैं चरित्र पे बात कर चुका हूँ, सब पे बात कर चुका हूँ। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना था कि वो युद्ध कितना भयानक था, क्योंकि बात होती है बड़ी बड़ी। और मुझे दूसरी बात देखनी थी कि किस तरह के शस्त्रों का प्रयोग किया गया। अभी जैसे आजकल लोग बकवास करते रहते हैं, मैं मार्स पे जाऊंगा, एलोन मस्क बोलता है, कोई बोलता है मैं चंद्र पे चला गया। लेकिन आप देखेंगे कि एक भी नासा खुद स्वयं भी बोल चुका है कि हम चंद्र पे नहीं गए अभी, है ना। तो ये मुझे पता लगाना था कि कभी ऐसा हुआ कि दूसरे लोग यहाँ पर आए। इसका कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन तो कहीं और है नहीं। तो महाभारत में ही वो कंफर्म इंफॉर्मेशन है कि दूसरे ग्रह के लोग एक्टिवली हमारे साथ काम करते थे पहले। और भगवद गीता का एक श्लोक भी है जहां पे बोलते हैं भगवान कि मनुष्य और भगवान के बीच में जब कोऑपरेशन होता है तो मनुष्य समाज में समृद्धि आती है, तो देवताओं के साथ। तो ये इन चीजों को, क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मुझे ये बुक लिखनी पड़ी, ताकि जन सामान्य तक पहुंचे और वो लोग भी इसको थोड़ा सीरियसली लें, इस पुस्तक को। मेरी पुस्तक महाभारत पे आधारित है तो महाभारत को भी सीरियसली लें, और मेरी पुस्तक से वो सीख सकते हैं कि जैसे अब तो मुझे पूरा सीक्वेंस मालूम है, कौन सा दिव्यास्त्र कब यूज होता है और कौन से शस्त्र क्या कर सकते हैं, बिकॉज ये सब इंटरेस्टिंग है हमारे यूथ के लिए। और किस तरह बादलों को ढक देना बाणों से, सूर्य को ढक देना बादलों से, हवा को रोक देना बाणों से, पानी को रोक देना बाणों से, और बाण से ही घर बना देना, ये सब हुआ है महाभारत। कि अगर घोड़ों को ठीक से करना है तो जैसे ध्यान देना है, तो एक एक जब जयद्रथ को मारने जा रहे होते हैं भगवान कृष्ण, अर्जुन मारने जा रहे होते हैं, तो घोड़ों को बड़ी प्यास लगी होती है। अच्छा, और किस तरह का आर्मर पहने हुए सब लोग, ऐसा नहीं कि सब ऐसे ही पहुंच गए जो दिखाते हैं मूवीज में, दिखाते हैं ना, बी आर चोपड़ा का सीरियल था, तो वो तो ऐसा वास्तविक में नहीं था, और भी भयानक था। वो तो बहुत ही लाइट था।
मतलब एक बाण से हर हाथी का सिर काट देना, एक बाण से। उस तरह उस समय के हाथी भी थोड़े बड़े थे। और हम जब घोड़ों की बात करते हैं, जैसे पश्चिम देशों ने फैलाया हुआ है कि हम घोड़े सवारी करते थे, वहां पे घोड़े कैसे होंगे ठंडे से समय में, कहाँ होंगे, जरूरत ही नहीं हो। घोड़े तो सिर्फ भारत में होते थे, और सबसे अच्छे घोड़े होते थे सेंट्रल एशिया से, या सिंधु देश से जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, या फिर कन्नौज से, कंबोज से अच्छे अच्छे घोड़े होते थे। और विचित्र तरह के घोड़े, किसी का ग्रे कलर, किसी कबूतर जैसा कलर, किसी की कबूतर जैसी गर्दन, और जो दिखाते हैं कि किस तरह आर्मर प्लेटेड होते थे घोड़े, बड़े बड़े झालरें लटक रही हैं, और साथ में एस्थेटिक सेंस कि किस जगह मणि लगाई जाए ताकि घोड़ा भी सुंदर दिखे। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि पहना दिया जानवरों के जैसा किसी के ऊपर, नहीं, घोड़े वर ऑल्सो एज डेकोरेटेड एज द सोल्जर्स। और कितना धर्म का प्रयोग हुआ, मतलब महाभारत युद्ध में। अंत में जाकर तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन शुरू में कितना होता था कि संध्या के समय सारी सेनाएं रुक गई संध्या करने के लिए। और बड़ा मुझे आश्चर्य की बात लगी, किसी ने ब्रेक नहीं लिया लंच के लिए। युद्ध चल रहा है तो चल रहा है, तो मतलब क्या स्टेमिना होगा मनुष्यों का। मतलब आप देखिए कि 12 घंटे हाथ चलाना, और हाथ भी इतना तेज चलाना कि हाथ ही गोला दिखाई दे, धनुष ही गोला दिखाई दे, और एक बाण से दूसरे बाण को रोक देना, बीच में से काट देना। और शक्तियों का प्रयोग, मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना आजकल ड्रोन्स अटैक कर रहे हैं, उस तरह का प्रयोग। तो एडवांस्ड वेपन्स है, सब तरह एडवांस्ड वेपन्स है। तो ये सब डिटेल से आप पता लगाते हैं, तो देन यू हैव ए सम आइडिया। प्लीज। बिल्कुल। आदित्य जी, आपने इसमें पूरे स्पेस वॉर की अगर हम बात करें तो आजकल जो सब हो रहा है, जिस तरह से पूरा स्पेस को वेपनाइज किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि अगला जो वॉर है वो इसी तरह से होगा जिस तरह आप इस पूरे वॉर में की भी बात आपने किताब में की है, जो धरती पर? देखिए, मैं इस बुक के पर्सपेक्टिव से उसको देखूंगा, ठीक है। तो तो जो आजकल के वॉर्स हैं बड़े बचकाने हैं, फेरोसिटी नहीं दिखती वहां पे, वो जो मैनफुलनेस है वो नहीं दिखाई देती कि कोई पुरुष है। आजकल के सारे कायरों जैसे युद्ध है कि पीछे से मार दिया, रात में गोला चला दिया, इधर उधर के लोग मार दिए, सिविलियंस मार दिए, इस तरह के। अब महाभारत युद्ध में इससे भी भयंकर काम हो रहे हैं। मतलब कि देखिए, जो स्पेस वॉर है जिसमें सैटेलाइट टू सैटेलाइट है, या फिर कोई बीम आपने ऊपर से भेजी नीचे टकरा गई, वो तो बड़े छोटे वेपन्स हो गए यहाँ पे। इन लोगों के वेपन्स इस तरह के हैं कि मशीन्स को वो तोड़ सकते हैं, किसी भी मशीन को, वो चाहे सूर्य की तरफ भी चला जाए या कहीं भी चला जाए तो तोड़ सकते हैं। वो अपने मंत्रों से हवा को रोक सकते हैं। तो इस तरह के युद्ध हो रहे हैं। दूसरा, अगर कोई जैसे घटोत्कच और अलम्बुश का मायावी युद्ध हुआ, तो वो लोग जो है इस तरह युद्ध कर रहे हैं कि आकाश से पत्थर गिर रहे हैं, पेड़ गिर रहे हैं बड़े बड़े, और जो उसको अपोज कर रहा है वो अपने बाणों से हवा में काट दे रहा है उसको, है ना। 400 स्क्वायर माइल्स के एरिया में युद्ध हुआ था ये, करीब 560 स्क्वायर माइल्स समझ लीजिए, स्क्वायर किलोमीटर्स। बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। और इसमें जैसे आपने स्पेस वॉर की बात करी, ये स्पेस वॉर में जो अभी तक हमने कोई लाइव देखा नहीं अभी तक। वी हैव सीन, हमने स्पेस को वेपनाइज होते हुए देखा है, जिससे कि जैसे अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स आई थी अभी कतर के उनके युद्ध में, किस तरह उन्होंने स्पेस के से उन्होंने इजरायली एयरक्राफ्ट की स्ट्राइक करवाई। दोज थिंग्स हमने देखी। यहाँ पे कुछ और था, जैसे फॉर एग्जांपल कि जो फेरोशियसनेस है और जो डिस्ट्रक्शन है, दैट वाज मच हायर बट इट वाज कंटेन्ड। जैसे कुछ शस्त्र ऐसे हैं जो पृथ्वी को ही समाप्त कर दे, पशुपति अस्त्र ऐसा है, जो आग्नेय अस्त्र ऐसा है जो पृथ्वी को ही खत्म कर दे। ब्रह्मास्त्र तो बाद में आता है। तो इस तरह के अभी तक शस्त्र हमने देखे नहीं है पृथ्वी पे। अभी भी जो अमेरिका जो बातें करता है कि जैसे एक अमेरिका का प्लेन है गॉर्गन स्टेयर अभी हुआ था,
जहाँ पे MS-370 को उन्होंने हवा से गायब कर दिया था ऑन द रडार्स। यहाँ पर इस तरह के शस्त्र हैं जो रथ को गायब कर दे इन लाइफ। देयर इज अ डिफरेंस नाउ। जैसे आग्नेयास्त्र यूज हुआ तो उसके विरुद्ध यूज होगा आपका वरुणास्त्र, वरुणास्त्र के बाद यूज होगा वायवास्त्र, वायवास्त्र के बाद यूज होगा आपका ब्रह्मास्त्र। एक सीक्वेंस है। जैसे जब युधिष्ठिर के ऊपर जब कर्ण आक्रमण करता है तो वो पूरा का पूरा युद्ध ही दिव्यास्त्रों का है। उनको दिव्य इसलिए बोलते हैं कि इसको दूसरे प्लैनेट्स, दूसरे ग्रहों से लाए गए, देवताओं की प्रसन्नता से लाए गए। तो यहाँ पे हर तरफ इंटरस्टेलर वॉर से यूज हुए, इंटरस्टेलर वेपन से यूज हुए। या इस युद्ध में ह्यूमन जो वेपन्स थे, जो बाण था और शक्ति था और ये सब जो था, जो कि ह्यूमन लेवल पे है, लेकिन इस युद्ध में यूज हुए इंटरस्टेलर वेपन्स जो देवताओं के वेपन्स है, जिससे इंद्र दूसरे ग्रहों पर लड़ाई लड़ते हैं। जैसे रेवात कवचों के साथ अर्जुन युद्ध करने गया है, और अर्जुन जो जा रहा है वो दूसरे सारे ग्रहों के साथ किसी और लोक पे लड़ रहा है, रसातल पे जाके लड़ रहा है। तो वो उस तरह के वेपन्स थे यहाँ पर। और जो जब मैं देखता हूँ कि जैसे कर्ण की बहादुरी, दुर्योधन की, मैं दुर्योधन को भी यहाँ पे, क्योंकि मैं वॉर को एनालाइज कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि कौन सही है कौन गलत है। वो लोग दर्शक जाके पढ़ सकते हैं। मैं कोई जजमेंट किसी के लिए पास नहीं कर रहा हूँ, बट ऑब्वियसली एक मेरा व्यू पॉइंट वहां पे आता है जो कि मध्वाचार्य परंपरा से है। तो बट जनरली मैं जब योद्धाओं की क्षमता देखता है, 16-15 वर्ष का बालक अभिमन्यु युद्ध कर रहा है, और वो युद्ध कर रहा है 400 वर्ष के द्रोणाचार्य के साथ। उस समय द्रोणाचार्य की आयु 400 वर्ष थी। तो और द्रोणाचार्य ऐसे युद्ध कर रहे हैं जैसे कि वो 15 साल के बालक हो। मतलब उछल रहे हैं रथ से, कूद रहे हैं, सलवार उठा, मतलब कि क्या शक्ति, मतलब उनमें भी कितनी शक्ति है। और ये जो बालक युद्ध कर रहा है वो ऐसे युद्ध कर रहा है जिसकी तारीफ कर रहे हैं द्रोणाचार्य। तो जब दोनों के पीछे भयंकर युद्ध चल रहा है तो वो तारीफ कर रहे हैं कि देखो क्या बालक अच्छी तरह युद्ध कर रहा है। तो म्यूचुअल एप्रिसिएशन प्लस रेस्पेक्ट फॉर द अदर वॉरियर प्लस फाइटिंग, इसी के धर्म युद्ध बोलते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसको बस, और फेरोसिटी भी है, मुझे आज काट देना है, इसका सिर काट देना है, मुझे इधर कर देना है। जैसे कि पूरा युद्ध के बाद जब 18वें दिन पे पहुंचते हैं तो करीब 7,000 घोड़े बचे हुए हैं। इतने घोड़े मारे गए, इतने घोड़े मारे गए, कोई एक बाण से मारा गया, कोई इससे मारा गया। तो वो दिखता है कि समाज वॉज मच मोर प्रॉस्परस एट दैट टाइम। और कोई भी ऐसा सैनिक नहीं दिख रहा है जो मणियों से जड़ित हार ना पहना हो, मणियों से जड़ित कवच ना पहना हो, और सब लोग दस्ताने पहन के लड़ रहे हैं। पूरा बॉडी आर्मर है ऊपर से नीचे तक, गोड़ का, गोड़ मतलब किसी मरे हुए भैंसे का या मरे हुए जानवर का लेदर। तो मतलब साथ में वहां पे इंडस्ट्री भी चल रही है। तो सब लोग जब अंदर युद्ध में आए हैं दे आर फुल्ली कैपेबल। और जो चैरियट्स का स्पीड दिखाई देता है दैट इज फिनोमिनल। अब देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि 26 कोस, अगर 26 कोस मतलब हो गया 52 माइल्स, 52 माइल्स मतलब टाइम्स 1.6। इसके बीच में लाखों पैदल सोल्जर्स हैं, हजारों घुड़सवार हैं, लाखों की हाथियों की सेना है, और उसको पूरा लड़ते लड़ते क्रॉस करके अर्जुन जो जयद्रथ की तरफ जा रहा है। क्या युद्ध है। मतलब कि इफ यू अप्रिशिएट वॉर तो यहाँ पे अप्रिशिएट कर सकते हैं कि क्या, किस तरह क्या बहादुरी दिखाई जा रही है। जैसे एक इंसिडेंट आता है भूरिश्रवा का। भूरिश्रवा क्या योद्धा है, मतलब भी कौरवों की साइड से है लेकिन जबरदस्त योद्धा है। तो हर जगह कृष्ण भगवान किस तरह अर्जुन को गाइड कर रहे हैं, तो लोगों को समझ में आएगा कि एट द एंड ऑफ द डे जहां कृष्ण है वहीं विजय है, जहां विजय है वहीं कृष्ण है, जहां धर्म है वहां कृष्ण है, जहां पे कृष्ण है वहां धर्म है। तो लोगों को वो भी समझ में आएगा कि वो डेफिनेटली युद्ध तो दुर्योधन की वजह से हुआ, लेकिन जो बहादुरी दिखाई कौरवों सोल्जर्स ने, कौरवों ने भी और पांडवों ने भी, दैट इज अनप्रेसिडेंट। जैसे भूरिश्रवा का सिर काट दिया जाता है तो पांडव भी निंदा कर रहे हैं सात्यकी की, सभी लोग निंदा कर रहे हैं सात्यकी की, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बैठ चुके थे आमरण मंचन, क्योंकि एक बांह काट दी गई थी। तो तुरंत वहां पे आके सभी लोग निंदा कर रहे हैं, और वहां पे कृष्ण उनको आशीर्वाद देते हैं, तुम अभी वैकुंठ जाओगे। तो दैट वाज द ओनली सोल्जर जो सीधा वैकुंठ गए उस समय में, कृष्ण के सामने वो आशीर्वाद दिया गया। तो
यहाँ पे दिखता है कि जहाँ पे भगवान स्वयं है, देवता वहां पे मौजूद है, और देवताओं के प्लेन्स ऊपर खड़े हुए हैं सारे विमान, और लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग देख नहीं रहे, सभी सोल्जर देख रहे हैं कि ये देखो, क्योंकि जो भी सोल्जर वहां मर रहा है वो सीधा स्वर्गलोक जा रहा है, क्योंकि वो आशीर्वाद था ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए, स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए आप उधर युद्ध कर रहे हैं, इसीलिए धर्म युद्ध बोला गया। प्लीज। जी। आदित्य जी, आपने जो ये सारी चीजें इस पूरी किताब में आपने अंकित की हैं और सारी चीजें, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपने इन सारी चीजों को साबित किया। आज भी बहुत सारे लोग, इनफैक्ट आप दूसरे देशों की तो बात ही नहीं करें, लेकिन अपने ही देश में बहुत सारे लोग इन सारी बातों को बिलीव नहीं करते। बहुत सारे मिथ्स इसके अराउंड हमें देखने के लिए मिलते हैं। आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए क्या है कि ये तो कॉलोनियल प्रोपेगेंडा है, और इसमें लोग कॉलोनियल प्रोपेगेंडा में फंस गए हैं कि देखिए दूसरे देशों का तो कोई इतिहास ही नहीं है। अमेरिका का क्या कोई इतिहास है? 250 साल का इतिहास है, उसको इतिहास तो नहीं बोलते हैं, उसको तो कब्जा बोलते हैं, इतिहास ही नहीं उनका। तो उनकी क्या पूछना चाहिए, औकात क्या है कि भारत को क्वेश्चन करें। अब हम भारतीयों पे बोलते हैं कि मेरा आग्रह है भारतीयों से, जो जो जगह है, जैसे उपप्लव्य है, उपप्लव्य जूनागढ़ हो गया, जो आज भी भारत में वो सारे प्रांत हैं जिनका महाभारत में वर्णन है। कुछ प्रांत पाकिस्तान में चले गए हैं, कुछ प्रांत बांग्लादेश में चले गए हैं, कुछ चले गए हैं हमारे श्याम वर्ष में जो कि थाईलैंड है, वो तो ऐसे फैल गए। गांधार तो आज भी वही देश है, कंदाहार है ना, तक्षशिला तो आज भी है ना। तो वो सारे प्रांत हैं जो इधर लिखे गए हैं, और पहाड़ वो सारे वहां पर हैं। तो अगर पहाड़ एक्यूरेट है, शहरों के नाम एक्यूरेट हैं, और डिस्टेंसेस एक्यूरेट हैं, तो वो मिथोलॉजी कैसे हो सकती है? तो इसलिए जो जो लोग बिलीव नहीं करते हैं, जिनको विश्वास नहीं होता, वो कॉलोनियल प्रोपेगेंडा में है। क्योंकि यूरोप का तो कोई इतिहास ही नहीं है। यूरोप का इतिहास तो लूट खसोट। अभी जिस जहां पे 17वीं शताब्दी में लोग अपनी पत्नियों को 2 अंडे 2 ब्रेड के लिए बेच दें, तो वो क्या बताएंगे आपको इतिहास? तो यूरोपियंस का तो कोई इतिहास ही नहीं। तो जलन के लिए उन्होंने ऐसा बोला भारत को कि आपका कोई इतिहास नहीं है। अगर इतना ही नहीं है तो लड़ लो आज भारतीय सेना से आके, लड़ लो। हमारा तो आज भी आर्मीज है, वही नाम है हमारे, तो वही नाम है। केरल के युद्ध लड़ रहे हैं, वो भी महाभारत का नाम है। कर्नाटक के नाम युद्ध करे, वो भी महाभारत का नाम है। सिंधु आज भी महाभारत का नाम है। तो 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 ये तो सिर्फ एक जेलसी और मिस प्रोपेगेंडा है, और इसी को मैं प्रूव कर रहा हूँ कि देखिए 6 बुक्स में महाभारत में लिखी है, हर एंगल से प्रूव कर रहा हूँ, जीपीएस कोऑर्डिनेट से प्रूव कर रहा हूँ, फिर मैं उसको वहां के रहने सहने के से प्रूव कर रहा हूँ। अच्छा, और दूसरे लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं आर्कियोलॉजी में। अरे आर्कियोलॉजी आप देखिए, अगर आप किसी घर को बंद करने जाए, 20 साल में घर में क्या होगा? धूल जम जाएगी सारे सोफे पे। 100 साल में क्या होगा? छत गिर जाएगी। 150 साल में क्या होगा? पूरा का पूरा घर जो है मिट्टी के अंदर पहुंच जाएगा। ये तो नेचुरल हम देखते हैं। मैक्सिमम अगर अच्छे मटेरियल से बना तो 400 साल में पहुंच जाएगा। ये जो कहानी की बात कर रहे हैं वो 7,000 साल पुरानी है, ये युद्ध। तो फिर तो सब कुछ ही चेंज हो जाएगा, 5 से 7,000 साल पुराना है। देयरफॉर जो लोग आर्कियोलॉजी करके गड्ढों में गूंद रहे हैं, देखिए गड्ढे में जो इतिहास ढूंढते हैं ना, हड्डियों से ढूंढते हैं, तो उसको कोई भी पॉटरी मिल सकती है, क्योंकि लेयर्स से दबी हुई है सारी। तो उससे तो नहीं कोई इतिहास प्रूव होता है, वो तो हंटर गैदरर्स का इतिहास प्रूव होता है। हमारे यहाँ तो करंट सिविलाइजेशन है, लिविंग सिविलाइजेशन है। कभी ऐसा हुआ नहीं कि भारत से लोग गायब हो गए हो। सो देयरफॉर हमारा इतिहास, मैं तो एएसआई भी अगर आप लेक्चर सुन रहा हो या वीडियो, मेरा उनसे भी आग्रह होगा कि वो भी कॉलोनियल प्रोपेगेंडा में न घुसे और गड्ढों में इतिहास न ढूंढे, जरूरत नहीं। जी, बिल्कुल। आदित्य जी, आपने इसमें ये जो किताब है, इसमें ग्लोबल यूनिटी की बात की है। क्या आपको लगता है कि ये आइडियलिस्टिक ड्रीम है, जो कि आपको लगता है कि अगर कल ऐसा कुछ होता है, बड़ा कोई खतरा होता है, तो ह्यूमैनिटी सच में हम सब उस तरह यूनाइट हो पाएँगे, जैसा कि किताब में आपने ज़िक्र किया है? देखिए, पहली बात तो ग्लोबल यूनिटी पॉसिबल नहीं है, नंबर 1। उसका लेट्स बी रियलिस्टिक होना चाहिए, हुँ, क्योंकि तभी पॉसिबल, देखिए उस समय महाभारत काल में ग्लोबल यूनिटी थी बिकॉज युधिष्ठिर महाराज। हुँ, युधिष्ठिर महाराज को जानते थे लोग, अजात शत्रु। अजात शत्रु नाम का एक मंदिर है चीन में, ग्वांगजो प्रोविंस में, क्योंकि वो कर देता था भारत को, हस्तिनापुर को।
तो युधिष्ठिर महाराज के समय में ग्लोबल यूनिटी थी क्योंकि एक छत्र राज युधिष्ठिर महाराज का था, जहां पे उनको कोई अपोज करता था सेनाएं पहुंच जाती थी। ओके, और ऐसा नहीं कि जैसे अर्जुन युद्ध कर रहा है अलमाटी से ऊपर, आप लोग सोचेंगे अलमाटी के ऊपर कैसे पहुंचा, पहुंच सकते हैं भाई, 45 दिन में घोड़े पहुंच जाते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। अगर वहां से घोड़े इधर आ सकते हैं तो यहाँ से भी घोड़े जा सकते हैं, समझे। और तो पूरे विश्व में अगर ग्लोबल यूनिटी चाहिए वो धर्म के आधार पर ही हो सकती है, क्योंकि धर्म में सभी लोग इंक्लूडेड हो जाते हैं, एक जैसा ट्रीट होता है, क्योंकि वो आत्मा के ऊपर बेसिस है। लेकिन जो लोग शरीर के बेसिस पे चलाते हैं गवर्नमेंट्स, तो वो ये मानते हैं कि मेरा शरीर ज्यादा सुंदर दिखता है, तुम्हारा इतना सुंदर नहीं दिखता, मेरा शरीर ब्राउन कलर का है, तुम्हारा शरीर पेल है, मतलब पीला जैसा दिखता है, उसके आधार पर कभी यूनिटी हो नहीं सकती। तो अगर हम आत्मा पे आएंगे तो यूनिटी ऑलरेडी है, बिकॉज मैं स्वयं ही एम्बेसडर हूँ अपाचे नेशन का, तो वो तो मेरा शक्ल देख के तो किसी ने दिया नहीं मुझे, या स्किन कलर देख के, उन्होंने मेरे क्वालिफिकेशन भी देख के दिया। तो अगर हम आत्मा के बेसिस पे अपने यूनिटी चाहेंगे तो होगा, वो तभी होगा कि जब भारत सशक्त होगा और भारत युधिष्ठिर महाराज के वचनों को लेके आगे बढ़ेगा। क्योंकि पहली बात तो है सेनाओं का बड़ा होना। युधिष्ठिर महाराज ने कहा एक भी दिन राज का ऐसा नहीं है जहां उन्होंने युद्ध न किया हो। युद्ध आवश्यक है यूनिटी के लिए, क्योंकि उससे जो असामाजिक तत्व हैं, और ये सारा हो रहा है स्त्रियों की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, वृद्धों की सुरक्षा, यूथ की सुरक्षा, पुरुष की सुरक्षा, इसके लिए हो रहा है कि जहां भी किसी भी स्त्री को जरूरत पड़ी सेनाएं पहुंच रही, एक एक स्त्री के लिए भी सेना निकल रही है बाहर, समझे आप। तो दो की भी जरूरत नहीं, एक ही की भी निकल रही है। तो वो तभी पॉसिबल है जब धर्म का के हिसाब से युद्ध हो। युद्ध तो होगा ही, क्योंकि सारे नालायक तो भरे ही पड़े हैं पूरी पृथ्वी पे, तो युद्ध तो होगा ही। कोई मारने को ऐसा नहीं था कि महाभारत काल में कोई एक चोरी डकैती नहीं चल रही थी, चल रही थी, लेकिन इस रुकी इसलिए हुई थी क्योंकि क्षत्रिय बड़े सशक्त थे और जाके रोक देते थे। और जनता प्रिय में अभी जैसे जनता जो है युधिष्ठिर महाराज के निकल गए हैं, तो उनके लिए सड़कों पे गुलाब के फूल के पानी बिछा रही है, केवड़ों के आरती उतार रही है उनकी, क्योंकि वो इस तरह के लीडर्स हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में हो रहा है। अभी जैसे एक इंसिडेंट है, वो गए हैं सेंट्रल एशिया की तरफ जहाँ पे शतशृंग पहाड़ है, आजकल वो जगह आएगी कजाकिस्तान में या उस जगह पे आएगी, वहां पे सेना निकल गई है और वहां के लोग स्वागत कर रहे हैं युधिष्ठिर का कि अरे पृथ्वी के सम्राट आए हैं। तो इस तरह की तो भारत को शायद अपनी क्षमता समझनी पड़ेगी। और मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि हम दूसरों को राय दे सकते हैं, दूसरे हमको नहीं दे सकते। उसका एक रीजन है, उसका एक रीजन है कि हम वेद पुराणों पे आधारित सभ्यता है, बहुत पुरानी है, अभी से नहीं है, बहुत पुरानी है। पृथ्वी जब से बनी तब से है। कंटिन्यूअस सिटीज सिर्फ भारत में है, जैसे अयोध्या मनु का बनाया हुआ शहर, काशी शिव जी के द्वारा बनाया हुआ शहर, ये कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है, कभी खत्म ही नहीं हुई। तो दुनिया को राय देने का अधिकार, दुनिया को सही पथ दिखाने का अधिकार तो सिर्फ हमारा ही है, और हमको भुला दिया गया है। तो हम लोग ढूंढते रहते हैं अब डोनाल्ड ट्रम्प क्या बात करेंगे, हम उससे रिएक्ट करेंगे, नहीं, कुछ नहीं। हमको बोलना पड़ेगा एक समय जाके कि तुम नालायक हो, थोड़ा चुपचाप बैठ जाओ, अगर दम है तो अटैक करो, फिर बात होती है। तो जब इस तरह का एटीट्यूड होता है और ब्राह्मणों की रक्षा होती है, अभी सब एंटी ब्राह्मण चलता रहता है हर जगह, मार डालो ब्राह्मण को, इसको कर दो, विच इज अगेन ए कॉलोनियल प्रोपेगेंडा। लोगों को याद होना चाहिए कि जो आइडियोलॉजिकल युद्ध होता है वो ब्राह्मण ही लड़ता है। तो ये मैं कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के वर्ण की बात कर रहा हूँ। जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, और हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं, हम किसी पे कम्युनिटी की भी बात नहीं कर रहे, है ना। चारों वर्ण तो पूरे मनुष्य समाज के लिए है। तो ये जो यूनिटी की आपने बात करी, डेफिनेटली पॉसिबल है अगर हम महाभारत से युद्ध और नीति के बारे में देखें, तब अब डेफिनेटली पॉसिबल। तो सबसे बड़ा अभी सवाल निकल कर ये आता है कि अगर कल मानवता के सामने एक ऐसा इंटरस्टेलर वॉर आ जाए, तो आपको लगता है कि भारत का जो सनातन एक वर्ल्ड व्यू है वो पूरा इसका कोई सोल्यूशन दे सकता है? एब्सोल्युटली। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। देखिए क्या है कि
पूरे मैं इसको 2 पार्ट में आंसर करूंगा और मुझे लिखना ही पड़ेगा। आप अपना क्वेश्चन याद रखिएगा, बिकॉज मैं इसको काफी पॉइंट्स में डिवाइड करने पड़ेंगे, है ना? जी क्योंकि ये जो थियोलॉजी है ना, थियोलॉजी डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये सालों से पब्लिक का टैक्स पेयर मनी बर्बाद कर रहे हैं। ओके, वेस्ट में इनका काम होता है भगवान को ढूंढना, कभी ढूंढ ही नहीं पाए इतने सालों से। जी ओके, तो बकवास डिपार्टमेंट से। आपने इंटरस्टेलर वॉर की बात करी। हर मनुष्य हमारे फिलॉसफी के अनुसार कहीं से आया है, इसलिए तो बोलते हैं चला गया। कहाँ चला गया? शरीर तो यही पड़ा हुआ है, चला कहाँ गया? तो हम लोग कहीं से आए हैं, कर्म बंधन के हिसाब से। अब हम, आपने एक और बात करी, सारे यूएफओ को अटैक अमेरिका पर ही क्यों होते हैं? मेरे को समझ नहीं आया आज तक। किसी और देश में किसी को पड़ी नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई यूएफओ निकल भी जाए तो बोल रहे भैया हम तो चाय पी रहे हैं, बाद में देख लेंगे। किसी को फर्क नहीं पड़ी हुई, समोसा चाय में हम आराम से देख रहे हैं। बिकॉज हमारे कल्चर में, चीन के कल्चर में, सेंट्रल एशिया में कल्चर में, ईस्टर्न रशियन कल्चर में, मैं नेटिव कल्चर्स की बात कर रहा हूँ, टर्की के शमन कल्चर में, क्योंकि शमन जो टर्की के हैं वो तो महादेव भक्त है ना, उनका तो सिंबल ही टेंगरी है। टेंगरी का अर्थ ही होता है शिव जी, तो वो उनका सिंबल त्रिशूल होता है। तो ये तो जितने भी एंशिएंट कल्चर्स हैं, कोई भी सरप्राइज नहीं होता। मैक्सिमम यूएफओ एक्टिविटी होती है तिब्बत के ऊपर, मैक्सिमम, क्योंकि वहां कुबेर रहते हैं आज भी। तो मैक्सिमम आपको दिखेंगे प्लेन्स आ रहे हैं, लैंड कर रहे हैं। एक इंसिडेंट हुआ था इंदिरा गांधी इंडियन एयरफोर्स का, लोग शायद चेक करें, गूगल करें। इंदिरा गांधी के सामने एक पायलट ने बताया था कि वी सॉ सम यूएफओज, तो इंदिरा गांधी बोलते थे लेट देम गो, है ना, बोला था। अभी थोड़े दिनों पहले जो है बारेन के पास, मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, समुद्र के ऊपर 2 प्रेडेटर ड्रोन्स ने एक अटैक किया यूएफओ के ऊपर। कुछ दिनों पहले हुआ था ये, और हेलफायर मिसाइल फायर करी। वो इतना एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है जो जिसको यूएफओ बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं देवता आ रहे हैं। क्योंकि कलयुग में हमारी क्षमता इतनी कम होती है कि देवताओं को यहाँ पर आक्रमण करने के लिए अलाउड नहीं होता, या असुरों को, क्योंकि वो सारा रक्षा का काम इंद्र करते हैं। इंद्र दूसरे प्लैनेट्स पे जाके युद्ध करते हैं। चल रहा है, अभी भी चल रहा है ये। ऐसा हमको और आपको लगता है कि जैसे अगर आपने सुना होगा बाल, हुबाल, बालटेक, ये सब नाम है, ये सब इंद्र की जगह है पुरानी वाली। ये इंद्र के स्तंभ है सारे। तो उस यूएफओ ने अमेरिकन हेल्फेयर मिसाइल जो प्रेडेटर ड्रोन से फायर की गई थी, MQ-9 रीपर था या प्रेडेटर था मुझे पता नहीं, उसको डाइवर्ट कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया, अनहर्ड। अभी सेनेट में हियरिंग हुई है 2 हफ्ते पहले उसके ऊपर, और उसमें वीडियो दिखा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ये कैसे कर दिया, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। दिस इज हाउ एडवांस दे आर। अभी आज सुबह ही शायद मोन्टाना की स्काई में 4 ग्रीन लाइट्स चल रही हैं बिहाइंड द क्लाउड, आज सुबह ही चल रही हैं। ये शायद सुबह का ही वीडियो है। और वहां पे जब मैंने सुबह देखा है, मुझे पता नहीं कब का होगा, क्योंकि अमेरिका में क्या चीज सीक्रेट होती है क्या नहीं होती मुझे समझ में ही नहीं आता है। कोई आई डोंट ट्रस्ट एनीथिंग जो भी चलता है। तो वो 4 मिसाइल्स एंड ग्रीन ऑर्ब्स चल रहे हैं, एंड नो अमेरिकन रडार इज एबल टू ट्रैक इट, बट यू कैन सी इट। तो ये सारी एक्टिविटीज हमारे मैं बात ये पॉइंट में डाल रहा था कि हमारे एंशिएंट कल्चर्स में जो हमारे हमारे पूर्वज हैं, कभी भी कुछ अचंभित नहीं हुआ। नोबडी वाज शॉक्ड, इट वाज नॉर्मल फॉर अदर पीपल फ्रॉम अदर प्लैनेट्स टू कम टू द अर्थ, इट वाज नॉर्मल। तो इसलिए कोई भी अचंभित नहीं हुआ। लेकिन आजकल ये जो मिकी माउस सिविलाइजेशन है, उसमें हर चीज में अरे यूएफओ आ रहा है, यूएफओ हमको, ऑफ कोर्स आप कुछ कर ही नहीं सकते जब वो आक्रमण करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। और वो आप पे नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हो उनके ऊपर। वो सिर्फ चेक करने आया है कि भाई पानी ठीक से आ रहा है, बादल ठीक से आ रहे हैं, ठीक है। और सारे अमेरिका पे क्यों आते हैं? क्योंकि नालायकी ही ज्यादा करते हैं लोग, इसलिए आते हैं चेक करने के लिए, किसी के ऊपर न्यूक्लियर बम मत डाल देना। तो इन सब इंसिडेंट से पता लगना चाहिए कि, और आपको बिलीव करेंगे, आप बिलीव नहीं होगा कि रशिया में भी आते हैं ऑन द ईस्टर्न साइड, जिसको हमारे संस्कृत बोलते हैं भद्राशो वर्ष, वहां पर भी आते हैं ईस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्ट रशिया में। वो इसलिए आते हैं जहां भी उनको मालूम है कि नालायक लोग हैं, कुछ कर सकते हैं, वो आते हैं चेक करने के। और आप इन पे
एक भी अमेरिकन, अभी तो लेटेस्ट इंसिडेंट था जिसमें ट्रम्प ने बोला होगा फायर देम, तो उसे दिखा दी अपनी ताकत, यू कांट टच इट, आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल गई, डिफ्लेक्ट हो गई, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, अब चुपचाप बैठ गए, आप ट्राई नहीं करेंगे कभी भी। सो इंटरस्टेलर वॉर पृथ्वी पे अभी नहीं होगा, बिकॉज हमारी ह्यूमन कैपेसिटी इज वेरी लो। महाभारत के समय में हुआ बिकॉज द ह्यूमंस वर केपेबल ऑफ विनिंग द स्वर्गलोक। महाभारत में द्रोणाचार्य जीत सकते हैं इंद्र के ऊपर, भीष्म जीत सकते हैं, अर्जुन जीत सकते हैं, भूरिश्रवा जीत सकते हैं, भगदत्त जीत सकते हैं, सात्यकी जीत सकते हैं, कृष्ण भगवान तो है ही। तो ये सभी लोग जीत सकते हैं। देयर आर 20 एटलीस्ट 20 पीपल हु कैन डिफीट इंद्र। आज के समय में ऐसे कैपेसिटी नहीं है, तो इसलिए, और वहां पे कोई जीतने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। तो आज के समय में जो है, अगर उन लोगों को कुछ करना होता, there is no defense we have, and we'll never have that defense. लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर हम लोग आक्रमण करते हैं, अभी आप सोच सकते हैं कि अभी ये तो इंसिडेंट 2 हफ्ते पुराना ही है, और रिसेंट भारत के पास ही ज्यादा दूर भी नहीं है, रेड सी में इस तरफ ही है। सपोज उस यूएफओ ने वापस रिटेलिएटरी एक्शन किया होता प्रेडेटर ड्रोन्स के ऊपर, तब क्या हाल होती? उसने नहीं किया, और इट इज डेफिनेटली नॉट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्काई, वो तो डेफिनेटली एक प्लान्ड मूवमेंट में चल रहा है, देखता हुआ जा रहा है बीच में से। सो मनुष्य हैव नो डिफेंस एक्चुअली। हमारे एक ही है, इंद्र भगवान की पूजा करो, बस कुछ नहीं। तो अब मतलब जो मेरा सवाल था उसमें यही जवाब है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सिर्फ उसका सोल्यूशन भारत की जो सनातन का जो एक वर्ल्ड व्यू है उसी से मिल सकता है। हम इस पूरे उसमें ये समझ सकते हैं मल्टीवर्स व्यू, यस, क्योंकि हम एक्सेप्ट करते हैं, हमारी हर प्रार्थनाओं में एक्सेप्ट करते, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका। तो वी कैन एक्सेप्ट कि मल्टीपल places are there to live and people regularly come to earth to visit. कुछ नया नहीं है। अगर यहाँ के लोग जा सकते हैं तो वहां के लोग भी आ सकते हैं, बट जाने का तरीका अलग है। इफ दे इनवाइट यू, यू कैन गो। जैसे इंद्र को लेकर गए, इंद्र जो है अर्जुन को लेकर गए इसी बॉडी में, तो गए। और मॉडर्न एग्जाम्पल्स है हमारे पास, संत तुकाराम के भी, वो भी इसी बॉडी में गए, तो उनके लिए अलग प्लेन आया, सबने देखा प्लेन देहू में, बॉम्बे के पास जगह, बॉम्बे पूना के करजत के पास जगह है देहू, तो वहां पे जाके देखा। तो इफ दे इनवाइट यू, यू कैन गो, बट गेट क्रैश अलाउड नहीं है। यू आर कंटेन्ड विद इन दिस अर्थ, आप कहीं पे गेट क्रैश नहीं कर सकते। और जैसे इलॉन मस्क बोलते हैं मैं रॉकेट से पहुंच जाऊंगा, सारे प्लान ड्रॉप कर दिए, अभी सब प्लान ड्रॉप कर दिए। तो तुम अपना रॉकेट बस स्पेस में पैसा कमाओ, बस स्टारलिंक से, और कुछ नहीं करो, उसके ऊपर नहीं जा सकते आप। तो वो बड़ा क्लियरली दिखाई देता है बाउंड्रीज। लेकिन यहाँ पे महाभारत इस बुक में मैं वही दिखाया है कि वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन, और लोग ऊपर प्लेन में, मुझे बड़ा अचंभा तब हुआ अंबर जी, दैट आई कुड विजुअलाइज कि इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं सब देख रहे हैं कि चलो ये इधर आके बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, अप्सराएं बैठी हुई हैं, देख रही हैं युद्ध को, और दे आर मॉनिटरिंग इट। तो ये सब रियल है, मतलब उस बुक से भाभा से यही पता लगता है, सब कुछ रियल है। जी। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, मुझे सुनने में मजा आ रहा है, तो डेफिनेटली पढ़ने में भी मजा आएगा। और जो लोग रीडर्स हैं जो आपकी किताबें पढ़ते हैं, पूरी ये सीरीज में ये 6th बुक है, आई एम श्योर सबको बहुत पसंद आने वाली है, और ये भी हमेशा की तरह बेस्ट सेलर हो, ऐसी हम कामना करते हैं। आदित्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू for taking my first interview on this book. Thank you so much. It's my pleasure and honor. ठीक है, नमस्ते। Thank you. Namaste.